हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कल हमने डिस्कस किया था हिंदू मैरिज एक्ट के एक्ट में जो डिवोर्स के ग्राउंड्स दिए गए हैं उनके बारे में। तो आज हम उन ग्राउंड्स के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट ग्राउंड है अडल्ट्री। यहाँ बोला गया है कि द कंसेप्ट ऑफ अडल्ट्री मे नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफेंस इन मैनी कंट्रीज, बट एज पर द हिंदू मैरिज एक्ट इन द मैट्रिमोनियल ऑफेंस द अडल्ट्री इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड फॉर सीकिंग डिवोर्स। जो अडल्ट्री का कंसेप्ट है उसको बहुत सारी कंट्रीज़ में एज एन ऑफेंस कंसिडर नहीं किया जाता है, मतलब उसको एक ऑफेंस की तरह, एक अपराध की तरह नहीं देखा जाता है। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट में, यानी इंडिया में जो हिंदू मैरिज एक्ट है जो हिंदूज़ पर लागू होता है, उसमें मैट्रिमोनियल ऑफेंस में अडल्ट्री को भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्राउंड कंसिडर किया गया है डिवोर्स के लिए। ठीक है, तो अडल्ट्री मीन्स द कंसेंशुअल एंड वॉलंटरी इंटरकोर्स बिटवीन अ मैरिड पर्सन विद अनदर पर्सन। अडल्ट्री का मतलब होता है कि एक तरह से इंटरकोर्स होना, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होना, जो कि वॉलंटरी होता है, एक दूसरे की इच्छा से होता है, एक मैरिड पर्सन के बीच में एंड किसी और अदर पर्सन के बीच में, चाहे वो मैरिड और अनमैरिड ऑफ द अपोजिट सेक्स, चाहे वो दूसरा पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मैरिड स्पाउस अगर किसी दूसरे पर्सन के साथ में कंसेंशुअल वॉलंटरी इंटरकोर्स कर रहा है तो उसे अडल्ट्री तो उसको अडल्ट्री में कंसिडर किया जाएगा। अडल्ट्री डिवोर्स का एक ग्राउंड हो सकता है। इवन द इंटरकोर्स बिटवीन द हस्बैंड एंड हिज सेकंड वाइफ, इफ देयर मैरिज इज कंसिडर अंडर बाइगेमी, द पर्सन इज लाइबल फॉर द अडल्ट्री। चाहे वो इंटरकोर्स हस्बैंड और उसकी सेकंड वाइफ के बीच में ही क्यों ना हुआ हो, क्योंकि देखो, अगर हिंदू मैरिज एक्ट में क्या है कि अगर आप शादीशुदा हैं, मतलब हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो आप अगर आप में से एक भी स्पाउस किसी बाहर किसी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, और वो चाहे पर्सन जिससे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है वो चाहे पर्सन मैरिड हो या अनमैरिड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपका हस्बैंड या आपका अगर हस्बैंड है और उसकी दो वाइफ है, मतलब उसने एक शादी रहते हुए दूसरी के साथ शादी कर ली और वहाँ पर जो है वो बाईगैमी कर ली उस पर्सन ने, तो वो जो पर्सन है उस पर्सन को बाईगैमी के लिए बाईगैमी जो अगर उसने करी है, अगर उसने एक मैरिज को तो दूसरी मैरिज करी है, तो वो पर्सन भी यहाँ पर क्या रहेगा, अडल्ट्री के लिए लायबल रहेगा, क्योंकि उनकी जो मैरिज है उनको बाईगैमी में कंसिडर किया जाता है। और बाईगैमी मतलब अगर आप एक वाइफ के होते हो, दूसरी शादी कर लेते हो, दूसरी के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हो, तो वो जो रिलेशनशिप है वो इलीगल होंगी, वो अडल्ट्री में कंसिडर किया जाएगा। क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में अगर आप दूसरी मैरिज करते हो पहली मैरिज के रहते हुए, तो उसको बाईगेमी माना जाता है, और बाईगेमी एक ऑफेंस है, और वहाँ पर अगर आपने सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाया है तो वो अडल्ट्री में कंसिडर किया जाएगा, जो कि डिवोर्स का एक ग्राउंड है। द कंसेप्ट ऑफ अडल्ट्री वॉज इंसर्टेड अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट बाय द मैरिज लॉज अमेंडमेंट एक्ट 1976। जो अडल्ट्री का जो कंसेप्ट है हिंदू मैरिज एक्ट में वो लाया गया था मैरिज लॉज की अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। तो यहाँ पर एक केस हम डिस्कस कर लेते हैं। Swapna Ghosh versus Sadanand Ghosh. In this case, the wife found her husband with other girl lying on the same bed, and the neighbor also confirmed that the husband has committed an offense. Here, the wife gets a divorce. तो इस केस में क्या कहा गया है कि जो वाइफ है उसने अपने हस्बैंड को दूसरी गर्ल के साथ उस सेम बिस्तर पर पाया, एंड द नेबर ऑल्सो कंफर्म दैट द हस्बैंड हैज़, जो नेबर हैं उन्होंने भी उसको देखा कि जो हस्बैंड है वो किसी और के साथ मिला पाया गया था। तो वहाँ पर जो नेबर हैं वो भी उसको एक ऑफेंस, मतलब वो भी उसको बोलेंगे कि उसने एक ऑफेंस कमिट किया है, तो वहाँ पर वाइफ डिवोर्स अपने हस्बैंड से ले सकती है। दूसरा केस था इन सचिंद्रानाथ चटर्जी वर्सेस श्रीमती नीलिमा चटर्जी। इन दिस केस द पिटिशनर एंड द डिफेंडेंट वर मैरिड। दोनों ही पिटिशनर डिफेंडेंट दोनों ही शादीशुदा थे। आफ्टर मैरिज द हस्बैंड लिव्स द वाइफ इन हिज होम टाउन so that she can complete her studies and go to another city for work. He visited twice or thrice a month to meet her. Later he found that his wife commits adultery, that is to involve in sexual intercourse with his own nephew. Watchman, the plaintiff, approaches the court to demand divorce on the ground of adultery, and his petition was accepted and the marriage gets dissolved. Okay, तो ये समझ आ गया होगा आपको। Prior to the 1976 amendment, in order to seek divorce on the ground of adultery, a person had to prove that on the date of the petition his or her spouse was living in an adulterous relationship. However, after the amendment, even a single voluntary sexual relationship with a person other than the spouse is a valid ground for divorce. It is under section 13(1) subsection
Clause 1 of the Act, the burden to prove that the spouse committed the offence of adultery is on the person who made such allegations, and the standard of proof is by the preponderance of probabilities and civil law है ना, तो वहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पे मतलब 50-51 तक ऐसा रहेगा, एंड नॉट प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। तो जो सिविल केसेस हैं वहाँ पर, जैसे डिवोर्स के केसेस सिविल केस है, तो वहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा वो नॉट प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट रहेगा, और प्रूफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ रहेगा। It is correct that there can be no direct evidence to prove that the act of adultery, so circumstantial evidence plays an important role. The Madhya Pradesh High Court in this case of Samuel Bahadur Singh versus Srimati Roshni Singh rightly pointed out that in India, if a male and female are living together under the same roof without any connections or relations, it is not considered normal, and so adultery can be inferred from the following circumstances. So यहाँ पर बताया गया है कि जो नो डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव द एक्ट ऑफ अडल्ट्री, मतलब अगर वहाँ पर कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं दिया जा रहा है अडल्ट्री को प्रूव करने के लिए, तो वहाँ पर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कैसे? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस केस में कहा था, सैमुअल बहादुर सिंह वर्सेस श्रीमती रोशनी सिंह, कि इंडिया में ये पॉइंट आउट किया जाता है कि अगर एक मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ रह रहे हैं सेम रूफ के अंडर, कुछ भी बिना किसी कनेक्शन या फिर किसी रिलेशनशिप के, तो उसको नॉर्मल कंसिडर नहीं किया जा सकता, उसको एक अडल्ट्री का ग्राउंड बनाया जाएगा फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस के बेस पे। ए मेल एंड फीमेल लिव टुगेदर इन द सेम हाउस फॉर अ लॉन्ग टर्म, मतलब अगर एक मेल और फीमेल किसी सेम हाउस में सेम रूफ के अंडर बहुत लंबे टाइम से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर, वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशन में नहीं है, बाय वे ऑफ मैरिज, या तो मैरिज के थ्रू या फिर किसी और अदर रिलेशनशिप के थ्रू वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं एक ही छत के नीचे, बट वो किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ में रिलेट नहीं है, ना ही तो मैरिज के थ्रू ना ही किसी और रिलेशनशिप के थ्रू। दे रिफ्यूज़ टू रिटर्न टू देयर स्पाउस, और वो अपने स्पाउस के पास जाने से मना कर देते हैं, रिफ्यूज़ कर देते हैं, बट बोथ द पार्टीज कैन नॉट डिनाई अडल्ट्री बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांशियल। क्या है, तो यहाँ पर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस यही शो करते हैं कि जो दोनों पार्टीज़ हैं वो अडल्ट्री को डिनाई नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पर अडल्ट्री का केस बन जाता है, क्योंकि वो एक छत के नीचे रह रही है, दोनों के बीच में बेशक कोई रिलेशनशिप ना हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और पीरियड रह रहे हैं, और अपने स्पाउस के पास जाने से भी उन्होंने मना कर दिया है, तो उनको ये कंसिडर किया जाएगा कि वो अडल्ट्री कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप को माना जाएगा कि उनके बीच में कोई भी रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर ये अडल्ट्री जो है अडल्ट्री बन जाएगा, जो अडल्ट्री एक डिवोर्स के ग्राउंड है। दे हैड द अपॉर्चुनिटी टू कमिट अडल्ट्री, मतलब उनके पास अगर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है, ना ही मैरिज के थ्रू ना ही किसी और रिलेशनशिप के थ्रू, लेकिन एक छत के नीचे रह रहे हैं, तो वहाँ पर वो इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि उनके बीच में अडल्ट्री नहीं, कि उन्होंने अडल्ट्री नहीं किया, उन्होंने सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है, किसी भी तरीके से वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे के साथ उन्होंने रिलेशनशिप को नहीं बनाया है, तो वहाँ पर उनके पास क्योंकि बहुत अपॉर्चुनिटी थी उनके पास में अडल्ट्री को कमिट करने की, तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि उन्होंने अडल्ट्री की है, क्योंकि यहाँ पर एक सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे दिया जाता है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम अगले चैप्टर बोथ द पार्टीज़ कैन नॉट डिनाई अडल्ट्री बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस, तो कोई भी पार्टी से डिनाई नहीं कर सकती कि उनके पास में मतलब उन्होंने अडल्ट्री नहीं की है, क्योंकि उनके पास खूब सारी अपॉर्चुनिटी थी अडल्ट्री को कमिट करने की। सो इन द केस ऑफ चेतन दास वर्सेस कमला देवी, appellant and respondent were married to each other according to Hindu ceremonies. After marriage, the appellant had an extramarital affair with one of the nurses in the hospital where he was working, and so his wife left him. He appealed, claiming that the allegations made by the respondent and her act of deserting him without any reasonable cause amount to mental torture. The Honorable Supreme Court observed that a man cannot take advantage of his own wrong. However, the decree for divorce was not passed because the wife or respondent in this case was ready to continue her marriage and live with him only on the condition that he must leave the other woman and his adulterous relationship. It must be noted that adultery as an offence has been discriminated by the Honorable Supreme Court in the case of Joseph Shine versus Union of India. However, it is still a ground of divorce under the Hindu Marriage Act 1955, which means that if a person commits adultery, he or she would not be punished, but the spouse can seek divorce. लेकिन जो स्पाउस है वो डिवोर्स ले सकता है। तो ये था अडल्ट्री का ग्राउंड। तो नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे एसेंशियल्स ऑफ अडल्ट्री एंड क्रूएलिटी। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। So hope you like this chapter, and if you like this chapter, please don't forget to like this video and subscribe my YouTube channel for more updates.